70 साल में कास्ट की समस्या तो एज इट इज एनक्लोजनेस की तो बनी हुई है ना, उसे 70 साल से कैसे बोलेंगे? अंग्रेजों के समय भी रहे, इस्लाम के समय में लोधी संतुलन शेरशाह सूरी के शासन में, उससे पहले शाकुहुण यवन कुषण इन लोगों के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, उस समय से ले अभी तक ये समस्या तो कास्ट की और जटिल होती गई। ब्राह्मणवाद को अपनी स्थिति मजबूत करने में बहुत कामयाबी और समय मिला, क्योंकि उसे रोक टोका, उसको दखल देने वाला कोई नहीं। जो भी सत्ता में आया वो उसके साथ जुड़ गया, जो भी सत्ता में आया उसके साथ जुड़ गया। इसलिए उसे अपनी स्थिति हमेशा मजबूत करने की, सोशली और कल्चरली, पॉलिटिकली भी हो जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में खुद तो नहीं रहता, वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। पहले राजाशाही को उसने अस्त्र बनाया, अंग्रेजों के प्रशासन में जाके वो अस्त्र बना, उनके प्रशासन में जाके। और ये इंडिपेंडेंस के बाद, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बाद, वो यहाँ के हर मैकेनिज्म में अपने आप को प्रभावी बना के रखा। देखना कि भाई हम तो सादा नागरिक की हैसियत से आए हैं, और लेकिन ये नहीं कहते कि हम डोमिनेंट कम्युनिटी की हैसियत से। वो एक अपने आप को कि हम इस देश के शोषक करता है, शासन करता है, इस दृष्टिकोण से वो हमारे बीच में शांता पानी की बोतल दे, शांता पानी की बोतल, पानी की बोतल। तो एक ये चीज को ध्यान में रखने का कि प्रॉब्लम की जटिलता और व्यापकता बड़ी है, हम इसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी को हम कम देखने लगते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ अपने आप को उबारा है, समस्या को हमने समझा है, इसलिए थोड़े से हम अनटच हो जाते हैं। और ओवरऑल इंडिया में हम देखेंगे तो ये समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर खड़ी हुई है। इसलिए समस्या की जटिलता और व्यापकता, मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, समस्या की जटिलता और व्यापकता, ये हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तब हम अपने प्रयत्नों को, अपने एक्शन को उसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा भी अनुभव 2200 साल के साथ ही तो बना है, और अभी हम केवल लगभग साल भर के बाद हम लोग कहीं ना कहीं भटकंती के शिकार तो थे। साल भर के बाद हम इस चीज को, ये एनक्लोजनेस, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम गौर कर पाए, और उसमें हम केवल अपने आप को ही उभर पा रहे हैं, अपने आप को ही हम इस समस्या से निकाल पा रहे हैं। समाज में अधिकांश देखेंगे वो तो सारे के सारे इस समस्या में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जकड़न के कुछ हद तक शिकार हैं, दिख रहे हैं, और कुछ हद तक उसी कारण वो हमारे विरोध में भी चले जाते हैं। तो हमारे जो प्रयास है, 1 साल का प्रयास, लगभग 1 साल का, 2-4 महीने कम ज्यादा कर लीजिए, और इसमें भी हमने जिन्हें ट्रेन किया है, अगर आप देखा जाए कि जो पहला ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को दिया वो तो काफी मजबूत निकला, यानी ट्रेनिंग के अंदर तो कमतरता नहीं। हाँ, इतना है कि जो हमने दिया था उसका 40% ही रिजल्ट आया, करीब 18 लोग थे, 18 में से हमारे पास 7-8 लोग ही इस समय हैं, 8 लोग हैं उसमें से, 2 और हमने जो बाद में लिए, यशवंत सिंह और सुंदरपाल सिंह जी, ये 10 हो जाते हैं, 8 ही लोग हम लोग उसमें से निकल कर आए। हमको 40% ही हम उसमें से रिजल्ट, जो मैंने डायरेक्ट प्रयत्न किया था उसमें भी रिजल्ट मुझे, और लेकिन उसमें से जो लोग कमजोर कैसे थे, कमजोरी आए हुए थे, केवल शौकीन में बैठे हुए थे, हम भी जाना चाहते हैं, नर्सिंग जा रहे, भाई मुझे भी उसमें जाना चाहिए नर्सिंग, कुछ अपने प्रभाव से लेकर आ गए, कुछ उनके अट्रैक्शन से चले आए, कुछ लोग जानबूझकर आए इसमें, जानबूझकर, और तमन्ना जगी जिनमें, इसमें राजा राम आनंद जी भी, श्याम सुंदर जी भी, ये लोग एफर्ट्स करके, उनको गाड़ी नहीं मिली थी, गाड़ी को भी पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और ट्रेन को पकड़ने में कामयाब हुए, साथ में जुड़े। ये सारी चीजें, इस प्रकार का स्ट्रक्चर से हम मुश्किल से 8 लोग तैयार हो पाए उस प्रभाव से,
18 में 8, या मतलब समझो 50%। तो हमारा जो इफेक्ट था कि 100 में हम देख रहे थे, तो 50 तो आज हमारे साथ ट्रेनिंग में रेगुलर हो रहे हैं। 50 से ज्यादा, 50 तो हमारे पास ट्रेनिंग में लगभग रेगुलर हो रहे हैं। तो इसमें 2200 साल की मनुवाद की कामयाबी, उसकी सिक्योरिटी, ये हमें देखना होगा। और दूसरा, हमारे समाज की जड़ता, रिजिडिटी, वो एंजॉय कर रहा है, इसे भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम इसे ध्यान में करेंगे और अपेक्षा ज्यादा करेंगे, हम उस जड़ता को हैंडल करने में हम कम करें और अपेक्षा ज्यादा करें, नहीं, अपेक्षा कम, हैंडलिंग ज्यादा, तो बात बनेगी। आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद भी आप लोगों को काफी हैंडलिंग करता है सब्जेक्ट को। आप लोगों को बीच बीच में आपके प्रश्नों के उत्तर, आप देखा होगा हर बार आपको थोड़ा कुछ नया मिल रहा था, और मैं ज्यादा नहीं दे रहा था, धीरे धीरे दे रहा था, तो आपको डाइजेस्ट हो रहा था। एक साथ की जगह धीरे धीरे दे रहा था तो डाइजेस्ट। अब एक साथ देने से तो तकलीफ जाती है। दूसरा, जड़ता और व्यापकता को ध्यान में रखने के बाद, नीड जो आप लोगों में मेरे द्वारा क्रिएट हो पाई थी, और कुछ स्पष्टता इसमें, हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी आप लोगों के माइंड में पैदा हुई थी, वो पॉसिबिलिटी आज हम ट्रेनिंग देते समय क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न हमारे सामने। कल का मैम अमर सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरह से टेक्निक को उभारा, और उसमें सब लोगों ने उसका सहारा, मतलब एप्रिसिएशन किया, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हमसे मतलब क्वेश्चन करके, और क्वेश्चन से आंसर लेने का लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था, उन्होंने उस टेक्निक का यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात हुई। जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, उस ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने के लिए तत्पर होने लगे। इसका मतलब हमारे अप्रोच में कहीं कम करता है, हमें अपनी अप्रोच को रिव्यू करना चाहिए। सो बेसिक चीज है नीड क्रिएट करना, नीड इन ट्रेनर्स, जो हम ट्रेनर पैदा कर रहे हैं उस ट्रेनर्स में नीड क्रिएट हो जाए तो बात बहुत तेजी से बढ़ सकती है। एक बात मेरे को समझ में आई, लोग इंजॉयमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं इसी मुश्किल से अगर 10% को छोड़ दीजिए तो वो नेग्लिजिबल स्थिति, 90% मेरे ऑब्जर्वेशन में ये सारे के सारे ट्रेनर बनने की स्थिति में है, 90%। तब फिर हमारे प्रयास कैसे होना चाहिए? तो मेन चीज है, उनके अंदर की कास्ट अगर किसी तरह से खुलने लगे, जो बंद है थोड़ी थोड़ी ओपन होने लगे कि यार मैं अपने आप को क्यों बंद करके रखूं, मैं ही अपने आप को बंद करके रखा हूं, बंद करने में वो इंसल्ट महसूस करे, इंफिनिटी महसूस करे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। एनक्लोजनेस पर उसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसे शर्मिंदगी होना चाहिए, तभी वो उसमें से निकलने की कोशिश करे, या फिर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग नीड पैदा हो जाए तो करने की कोशिश करेगा। ये दायित्व हमें अपनी ओर से इनकलकेट करना। रिसर्च विंग का काम ये है कि प्रॉब्लम को शोधना और उसका निराकरण करना, और ये बड़े पैमाने पर आप लोगों को माइंड अप्लाई करना। आप केवल सोचे कि मेरे को इधर उधर से मिल गया, ये हो गया, नहीं, आपको अभ्यास करने के लिए आदत करना, एक्सट्रीम लेवल पर आपका अभ्यास करना, एक्सट्रीम लेवल। हमें से कोई बाबा साहब तो है नहीं, हम आपस में एक दूसरे से अपेक्षा कर सकते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। मैं रोजाना अभ्यास करता रहता हूँ, रोजाना ये प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अभी इस समय जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, वो हमारे पास थिंकिंग स्किल है।
और एजुकेशन। कॉपरेशन उसके बाद आता है। एजुकेशन और थिंकिंग स्किल। तो एजुकेशन जो मनुवादी द्वारा एक सिलेबस सब्जेक्ट ओरिएंटेड करके उनको दे दी, अब वो किसी कॉमर्स के अंदर वो अकाउंटेंसी के बारे में होशियार हो गए, बाकी और उनको कुछ आता नहीं है। और वैसा वो अकाउंटेंसी का बैलेंस शीट बनाने का अब उसको नहीं मिलेगा तो बेचारा वो पूरा एजुकेशन उसकी बेकार, उसके ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से डिफरेंट एजुकेशन का है। हिस्ट्री का कोई हो गया, अब हिस्ट्री का उपयोग ही नहीं रह गया तो बेचारा हिस्ट्री के लिए वो पूरा नालायक ही बना रह जाता है। सब्जेक्ट ही उसने एमए कर लिया उस सब्जेक्ट से, लेकिन या तो प्रोफेसर लगे या उसको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो लेने वाले नहीं है वो। यहाँ एक बात मेरे को आप लोगों के सामने बोलना उचित समझे। ऑल ओवर इंडिया हमारे लोग एमए इन साइकोलॉजी बहुत कम करते हैं। एमए मास्टर इन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में पीएचडी तो रेयर आदमी है। सोशोलॉजी जो ब्राह्मणिकल द्वारा सब्जेक्ट मैटर से सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट दिया वो हमारे लिए यूजलेस। उस प्रकार की जो पढ़ाई जाती है वो सोशोलॉजी, उसमें भी अगर जब तक आदमी रिसर्च पर होकर नए ढंग से इस व्यवस्था को देखे नहीं, वो अपनी सोशोलॉजी के एस्पेक्ट के सिद्धांतों को तो यूज करे, लेकिन अपने ढंग से खुद की समाजशास्त्र बनाए, अपना खुद का अम्बेडकरवाद का समाजशास्त्र बनाए, तब कहीं वो उपयोगी पड़ेगा। इसलिए जो प्रेजेंट सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसको एज इट इज देख लेते हैं, इससे भी हमारे लिए जटिलता हो रही है। हमें बहुत अलग ढंग से देखना चाहिए, अलग ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, प्रैग्मेटिकल। हम कुछ देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। कोई भी ज्ञान हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं देख पाते तो हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। दूसरा, हमने थिंकिंग स्किल को, कल भी आप लोगों के बीच में से प्रश्न आया था कि हम में से थिंकिंग स्किल के जानकार कम है, या हम भी अपने आप को पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाए, हमने टूल्स का भी पूरा उपयोग किया। मैं ऐसा नहीं मानता। आप लोग कम ज्यादा प्रमाण में थिंकिंग स्किल के बारे में सीरियस हो, तुम समझाने वाले बन रहे हो। जब थिंकिंग को समझा रहे हो, हाँ, एक्सपर्टनेस उसमें नहीं आई। मैं समझता हूं राजा राम जी की जगह आप में से सभी ने अगर लेक्चर दिया होता थिंकिंग स्किल पर, तो आप स्वयं महसूस करते कि हम कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं। हम समझने में तो ठीक है पर समझाने में कम। एक स्किल को ग्रास्प करना और वो स्किल दूसरों को देना, बहुत बड़ा फर्क होता है। स्किल को ग्रास्प करना, खुद समझना, और दूसरे को समझाना। एक हमने सेंटेंस बोला हुआ आप लोगों ने, खासतौर से श्याम सुंदर जी उस सेंटेंस को काफी रिपीट किए। टू लर्न थिंकिंग मीन्स टू लीड हिमसेल्फ, अपने आप का नेतृत्व करना है। थिंकिंग स्किल को सीखना, जानना, यानी अपने आप का नेतृत्व करना है। और दूसरों को थिंकिंग स्किल सिखाना मतलब उन्हें अपना नेतृत्व करना, बनाना है। इस सरल बात नहीं, हमने देखा नहीं। ये तो आप लोग मतलब इस चीज को, श्याम सुंदर जी आप उस सेंटेंस को बता सकेंगे ये चीज? अभी वो नहीं सुन रहे। किसी को मालूम है? तो लीड देमसेल्फ, ऐसा एक सेंटेंस मतलब दिया था। हाँ है सर, बिल्कुल। क्या है? थिंकिंग स्किल is to lead ourselves, and leadership is to lead to लीडरशिप इज टू टीच थिंकिंग टू अदर्स। दूसरों को थिंकिंग स्किल सिखाना यानी उन्हें लीड करना है।
छोटी बात नहीं है। तो यहाँ एक एटीट्यूड यहाँ पर आप हम सबका ही कम करता है। थिंकिंग स्किल को हमने जितना ग्रास्प किया है वो दूसरों को समझाने वाले में कम पड़ा, यानी हम उसे प्रैक्टिकल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए उसका सरलीकरण नहीं कर पाते। हम जितना ज्यादा यूज, अभी मैं आप लोगों के सामने जब भी कोई एग्जांपल बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल रखता हूँ। अब पीएमआई का एग्जांपल एक बच्ची की कहानी से, कि बच्ची माँ बोलती भाई टोकरी के अंदर अच्छी चीजों को एक तरफ रख दो, बाद में दूसरी तरफ अच्छी खराब चीजों को फिर दूसरी तरफ रख दो, फिर बाद में पूछती भी टोकरी में 5-6 चीजें क्यों पड़ी रह गई। दैट इज द इंटरेस्ट। तो आपके माइंड में डायरेक्टली वो इंटरेस्टिंग बैठ गया है, और लेकिन आप लोग कोई भी उस चीज को दूसरों के माइंड में वो इंटरेस्टिंग नहीं बैठा। सादा बात है, आपका अभ्यास में कोई कमतरता नहीं। इसलिए थिंकिंग स्किल पर हमारे ट्रेनर्स ने बहुत जोर दिया, तभी वो एजुकेशन की डेफिनेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस आप ग्रास्प कर पाओ। जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, उसे भी तो डाइजेस्ट करने की जरूरत है ना। जब हम अनुभव को देख रहे हैं तो अनुभव के साथ तो एक्सपीरियंस जुड़ा है, तो वो आप हो उसका ऑपरेशन जुड़ा हुआ है, तभी वो अनुभव का इंप्रूवमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, एंजॉयमेंट होगा। तो हम एजुकेशन की डेफिनेशन में कम पड़ जाते हैं। थ्योरेटिकल समझ लेना बात अलग है, लाइफ में खुद ब खुद उस पर गुजरना बात अलग। मैं इसीलिए बार बार बोलता आया हूँ कि अगर अम्बेडकर सरल होता तो हम कामयाब हो गए। हम ही हैं कि हम उस लेवल पर अपने आप को तैयार नहीं करते। एक चीज आप लोगों को, दूसरा, इसको सीखते समझते समय भोलापन में नहीं सीखी जा सकती। आप बिल्कुल सीधे अच्छे विद्यार्थी, शालीन विद्यार्थी बनकर बैठ गए और जो बी आर अम्बेडकर ने कहा उसको वैसी पत्थर की लकीर करके मान के बैठ। भोलापन की जरूरत नहीं है। आप अपने मत को पहले से बना के बैठे हो, उस पर अभिमान बना के बैठे, मेरा स्वयं मत बहुत महत्वपूर्ण है, तो भी बात नहीं बन पाई। आपके माइंड में व्यास बना रहेगा आपके ही विचारों के बारे में। मेरे को अम्बेडकर साहब की इतनी बात तो अच्छी है, इतनी बात अच्छी नहीं, मैं उतनी ग्रहण करूंगा जो मेरे को जरा बाकी बात नहीं। क्योंकि पूरा आग्रह आपके माइंड में भरे हुए, और आपके बीच में ये तो सिद्ध हुआ कि बी आर अम्बेडकर जो भी चीज, श्री राम जी के सहभाग में कुछ बातें पक्की हैं, चली हैं। हम ये भी नहीं सोच पाते हैं कि अगर हम किसी रिजिड में फंसे हुए हैं तो वो हमारी प्रगति का विरोधी है, प्रगति का विरोधी है। हमें ये भी महसूस नहीं होता, हम अपनी संकीर्णताओं में जकड़े रहते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमारा आलस्य भी है, हम अपने आप में कहीं ना कहीं आलस भी कर जाते हैं। कुछ बातें अस्पष्ट सी रह जाती है हमारे माइंड में, स्पष्टता का अभाव रहता है, वो भी क्लिष्टता को बल देता है। स्पष्टता नहीं हो तो क्लिष्टता को बल। आवाज कब रखना है? और कहीं कहीं एक दूसरे के प्रति जो एबिलिटी टू कोऑपरेट हमारे अंदर आ जाना चाहिए, खुले मन से सहकार करने हुए एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, एक दूसरे को मजबूत बनाते रहना चाहिए, जिसका नाम है एसोसिएट लाइफ। वो हम अपने अंदर कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल घमंड है या सेखी है, अक्कड़पन है या हेकड़ी है, वो कहीं ना कहीं मन में बनी है, वो भी हमारा रुकावट बनती है, करियर बनती है। अभी मैंने आपको 7-8 चीजें इस तरह की बताई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है जो हम नहीं समझ पा रहे।
कल आप लोगों ने जब ये प्रश्न किया, सारी बातें मैंने आप लोगों को गौर किया, ये जो मैंने अभी बातें की आप लोगों के सामने, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो मैंने आप लोगों के सामने देखा होगा, ये बातें कहीं अचानक ही का रात भर का अभ्यास के बाद मैं इस चीज को रात भर अभ्यास किया कि बीमारी को कैसे दूर किया जाए। दिमाग तो पड़ा हुआ है, मैं सो जाऊंगा तो पेशेंट और बीमार हो जाए। डॉक्टर सोता नहीं, पेशेंट की बीमारी को दूर करने की कोशिश करता है। अगर एक चाइल्ड है, डायरिया हो गया, अभी अरे ठीक है कल देखूंगा मैं, डॉक्टर हूँ दवाई दे दूंगा, नहीं, मरीज की हालत तो खराब हो जाएगी। उसको तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की स्थिति में उसका जीना मरना जुड़ा हुआ। उस दृष्टिकोण से अभ्यास किया और आपके सामने बात को लेके, ये बहुत गहरी बातें जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, वो बातें हमारे सामने आ। इसके अंग्रेजी के वर्ड लिख लीजिए आप। ये मैं आपको एक 7 वर्ड है, क्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी, REDULITY, क्रेडुलिटी। डॉगमेटिज्म, डॉगमेटिज्म तो फिर बात है। व्यास, व्यास, हम व्यास हो जाते हैं, BIAS, व्यास। ऑब्सक्योरेंटिज्म, अगर हमें कोई बात पसंद नहीं होती है तो हम लगे लॉजिक में हम विरोधी लॉजिक पैदा हो जाता है, जिसे हम प्रगति विरोधी भी कहने बोलना चाहिए उसे। जैसे ऑब्सक्योरेंटिज्म, ऑब्सक्योर से बना हुआ है ऑब्सक्योरेंटिज्म। लेजीनेस, ये भी एक प्रॉब्लम है, लेजीनेस। वैगुनेस, वैगुनेस माने अस्पष्ट, अपने अंदर भी अस्पष्ट कुछ चीजें रह जाती हैं, हम उसको बनाए रखते हैं। और एक नया शब्द है जो अभी भी मैं मीनिंग, ह्यूब्रिस, ये ईगो से भी अलग हटकर शब्द है। विगरस, नहीं नहीं, HUBRIS, HUBRIS। सर ये शब्द रिपीट करेंगे सर पहले से? हाँ, क्रेडुलिटी, डॉगमेटिज्म, व्यास, ऑब्सक्योरेंटिज्म, लेजीनेस, वैगुनेस। लेजीनेस के बाद वैगुनस, VAGUENESS, वैगु बोलते ना, आसपास कुछ तो भी इस तरह से हौच पौच है। वैगुनस माने हौच पौच करना चाहिए या अस्पष्ट करना चाहिए, अनिश्चित करना चाहिए। और एक ह्यूबरिस, इसको एग्जैगरेशन, प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कहना चाहिए। एग्जैगरेशन, प्राइड, ऐसा वर्ड आया इसमें। इसे एक दूसरे तरह से सेकी मारना, घमंडी करना, ऐसा अंदर से हम कहीं ना कहीं हमारे वर्षों की 50-60 की जो बनावट चली आ रही है, वो हमारे अंदर घर की रहती है। कांशीराम जी ने जब इस शपथ ली तो उसने अपने आप को पूरा का पूरा, पुराना जो कांशीराम था, उसने वो पूरा का, जैसे सांप अपनी कचली उतार देती है, उसको नहीं आती है ना, उसने पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में पैदा हुआ था, वो पर्सनैलिटी, उसको उन्होंने पूरा नकारा और नया कांशीराम पैदा। कांशीराम जी ने अपना पुराना ट्रेडिशनल जो कांशीराम बना था, उसको पूरा का पूरा नकारा, छोड़ा, एस्केप फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी एंड क्रिएट हिज ओन पर्सनैलिटी। ही एस्केप फ्रॉम ओल्ड पर्सनैलिटी एंड क्रिएटेड द न्यू पर्सनैलिटी। ये चीज जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से और भी दूसरे साथी एक एडवाइस देने जा रहा हूं।
आप थिंकिंग स्किल की और कोई ट्रेनिंग लेना लें। थिंकिंग स्किल में अभी पैरेलल थिंकिंग है, लेटरल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये आपको किताबें दी हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हो और पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक थिंकिंग जो आपको डेली ही यूज करना है वो है डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग, डिजाइनर डिजाइन तरीके से सोचता है, वो एक अलग है, और डिजाइन थिंकिंग अलग है। कलाकार के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए, वो उसमें कोई हरकत नहीं, पर उसमें सातत्य रहता है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ नहीं सोचता। तो ये है डिजाइन थिंकिंग। इंटरनेट पर बहुत सारे यूट्यूब पड़े हुए, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जरूर सुनें, क्योंकि जो एम्पैथिक शब्द हम लिखा है, एम्पैथी, इस डिजाइन थिंकिंग में पहला चीज एम्पैथी है। जब हम किसी मजदूर या लोअर हमारे समाज का जो गरीब तबके के दारिद्र समाज में जुड़ा हुआ व्यक्ति को, या मिडिल क्लास के व्यक्ति या समाज का हम अवलोकन करते हैं, तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसके साथ समदुखी होकर, सम विचारी होकर, सम प्रकार की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। इसे एम्पैथेटिक स्टडी कहते हैं, जैसे सर्वे, एम्पैथेटिक सर्वे। अभी मैंने वर्ड सर्वे किया तो आपको सब क्लियर हो गया कि हम मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, तो हम एम्पैथिक तरीके से मिल रहे हैं, हमको आनंद भी लग रहा है, क्योंकि वो हमारी बात को मान रहे हैं और अपने हित की बात भी समझ रहे हैं, और हमें उनके साथ उनके दुख, तकलीफ, अड़चने, व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास, पाखंड, उनकी कामयाबी, उनके फेलर, ये सारी चीजें हमको लाइफ की डेफिनेशन थोड़ा जी ने आपके सामने रखी। और ये डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के दूसरे पेज पर, शायद दूसरे पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है, उसमें डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पन्ना, उस पर वो लाइफ में इस तरह की वो जटिलताएं, वो हम अगर अपने अंदर देखेंगे, आप देखोगे आप एक नया व्यक्तित्व बनते नजर आए। आपको किसी से द्वेष, किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं, होगी ही नहीं पैदा। तो भाई मैं आपसे किसी प्रकार की बुराई नहीं रखता, मेरे मन में किसी प्रकार का किंतु, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें क्यों कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमें इसे क्लियर करना पड़ता है कि भाई मैं ऐसा नहीं। इसलिए वो चीज आप लोगों के माइंड में, आपका व्यक्तित्व उस प्रकार से निखार आना चाहिए कि आप एक 21वीं शताब्दी के एक नए अम्बेडकराइट बन गए। 21वीं शताब्दी के एक नए अम्बेडकराइट। तो एक ये चीज होने पर आपको ये महसूस हो जाएंगे कि आप जिनको आप टैकल कर रहे हो, हैंडलिंग कर रहे हो, उनमें आप नीड किस तरह से क्रिएट कर पाओ। उनमें नीड ही तो सबसे बड़ी चीज, गरज संशोधनाची जर्नी असते मराठी में म्हणतात। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता, गरज हम पैदा करते हैं, उससे नई पॉसिबिलिटियां जन्म लेती हैं, जिसे अम्बेडकरवाद कहते हैं। ये प्रक्रिया है। अम्बेडकरवाद क्रिएट द नीड्स, अम्बेडकरिज्म क्रिएट द नीड्स विच लीड टू द इन्वेंशन। तो मैं आप लोगों को बहुत पहले भी बोला, आज इसको रिपीट कर रहा हूँ। अम्बेडकरिज्म क्रिएट्स द नीड विच लीड टू द इन्वेंशन। क्योंकि हमारे अंदर गरज ही तो निर्माण नहीं होती है, इसीलिए तो हम गुलामी को एंजॉय करते हैं। गुलामी का आनंद ले रहा है। कितनी सादा सादा बातें हैं। और ये चीज मैंने कांशीराम जी की जो प्रतिज्ञा है, क्या उन प्रतिज्ञाओं के बाद का कांशीराम और उससे पहले का कांशीराम, दो अलग अलग है। हालांकि आप लोगों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, ये मैं भी जान रहा हूँ। जो आप मार्च
2020 में थे, यहाँ पर किस तरह से चलते फिरते बैठते उठते एक दूसरे से बातें करते थे, ठटोली करते थे, हंसते थे, एक दूसरे से कमेंट करते थे, दोस्ताना ताल्लुकात एक दूसरे से बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ये मेरे नॉलेज में आ रहा था, मैं देख रहा था, और मुझे उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। आप उससे कई गुना आगे बढ़े, कई गुना अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये परिवर्तन मुझे दिख रहा है, लेकिन कितना आगे बढ़ना चाहिए उस मापदंड पर आप नहीं पहुंचे। कितना आगे बढ़ना चाहिए उस मापदंड पर, ये डिग्री आपने डिसाइड करा, किस लेवल तक अपने आप को तैयार करना, इस मोमेंट में मुझे किस लेवल तक अपने आप को तैयार करना है। ये जिद, ये समझ, ये समझाने की क्षमता आपकी उम्र को बढ़ाए। Here is the immunization. Immunization is here. अब सहजे सहजे हम इसमें काम करते रहेंगे, उम्र बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो आप रूटीन पर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आप अपना नया जन्म करते जाओ, नया जन्म होता जाएगा, आप एक नए व्यक्ति, नई चमक, नया ओर, आप खुद ब खुद पारस मणि बनना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, आप पारस मणि बनना शुरू हो जाओगे। जो आपके संपर्क में आएगा वो सोना, जो आपके संपर्क में आएगा सोना। आपके अंदर कहीं अभिमान नहीं नजर आएगा, कहीं अहम नजर नहीं आएगा। आपके माइंड में केवल एक ही ये चाहत नष्ट कर दे। चाहत का इस नामक शैतान को मैं कैसे समझूं, क्योंकि आप बहुत बड़े शैतान से लड़ने के लिए खड़े हुए हो ना। उस शैतान का दिमाग में कहीं ना कहीं चिंतन के लिए काम ना, अगर हम उससे थोड़े समय के लिए भी बाहर कर दिया हमने कास्ट नाम के शैतान को। कास्ट इज ए मॉन्स्टर, बाबा साहब ने मॉन्स्टर चाहिए, ताकि हमारा अटेंशन है कि मॉन्स्टर है ये, और हम उसको कुछ समय के लिए साइड कर देते हैं। जब हम बंजारा समाज के लिए डील करते हैं तो दूसरे समाज के रूप में वो हम मॉन्स्टर नहीं देख पाते, हमें बंजारा समाज के अंदर ही मॉन्स्टर नजर आता है। तो चमार को देखते हैं, वो चमार के अंदर ही मॉन्स्टर देखते हैं, दूसरी जाति के अंदर मॉन्स्टर नहीं देख पाते। ये बहुत बड़ी विडंबना है ना चीज। तो हम जब इसको नेशनल लेवल के प्रॉब्लम देखेंगे तो हर जाति, समुदाय, क्षेत्र में, भाषा में ये मॉन्स्टर हमें नजर आए। जब ये मॉन्स्टर उतना व्यापक होगा तो हम इसको समझेंगे, तब कहीं बात बढ़ेगी। फिर कहीं आपका रिसर्च, जो आप सोच रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं, आपका वे ऑफ लाइफ ही रिसर्च होगी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी एक्सपीरियंस इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका टैलेंट होगा उसको ऑपरेट करेगा और अपने अनुभव को इंप्रूव करेगा। एवरी पॉइंट रिसर्च, क्योंकि उसमें साइंटिफिक अप्रोच। रिसर्च क्या है, जो चीज हमारे अंदर हमें नहीं मिल रही थी, हमने उसको ढूंढ लिया। हमारे अंदर सत्यता की कसौटी इतनी परसेंट थी, 10% थी, नहीं आज 50%, 60%, 70% पूरी, वो आपका रिकंस्ट्रक्शन है। ये चीज आप लोगों के बीच में, आपका अनुभव, आपका वे ऑफ लाइफ ही रिसर्च है। मैंने अपने आप को अकेला कैसे जन्म ग्रहण, मैं कोई खास विशेष आदमी नहीं हूं, आप लोगों की स्थिति से ही निकल के आया हूं। बुद्धा भी बोलते थे ना, एवरीबॉडी कैन बिकम द बुद्धा। सो व्हाट आई एम अपीलिंग टू यू, मेरे को 100 पीआर अम्बेडकर चाहिए, एक पीआर अम्बेडकर से काम नहीं चलेगा। इस दिशा में आपने अपने साथियों को बनाने की, अपने आप को कोशिश करते हुए अपने साथियों को बनाने की कोशिश करना। आप देखोगे आप में एक नई चीज, नई ताकत पैदा होगी। मैं शायद आप लोगों की सारी प्रॉब्लम को डिस्कस किया और अपने आप ही NCIC, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास में हम कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ये इसका रिजल्ट होगा। तो मैं यहीं पर अपने आप को विराम देता हूं और हर एक से
5-5 मिनट, आप ज्यादा भी ले सकते हो, आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। तो राजाराम आनंद जी, आप 1 बाय 1 हर एक को बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। सर कल आवाज नहीं आ रही आपके, माइक आवाज आ रही है सर? अब माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन है सर? नहीं, फिर से ऑफ हो गया। यस, अभी नहीं है, आवाज नहीं आ रही राम सर? सुंदर जी, हेलो। आपको हर जगह ज्यादा बोलने की आदत होती है इंटरवेंशन। हेलो। ये आप कम से कम इंटरवेंशन कीजिएगा। मीटिंग में भी आप, दूसरा कोई संचालन कर रहा है, आप उसमें ज्यादा है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, उनको एडिशन की जरूरत है राजाराम जी को बोलने की। हेलो। हाँ, यस, बोलिएगा। हाँ, तो आज अपने R&D ऑपरेशन स्किल की इस नेगोशिएशन में सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूं, जैसा अभी हमें गाइडेंस मिली है और कल से हम इस पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन स्किल है हमारा। तो मैं सबसे पहले, निमेश जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप जो आज आपने सुना है और कल से हम लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपनी बात रखें शॉर्ट में प्लीज। धन्यवाद बाबूजी राजाराम आनंद जी, सभी को जय भीम। अभी हमारे धीमंत आदरणीय PR अम्बेडकर साहब ने लगभग 40 मिनट हमारे साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चैप्टर पर, और कल हमारे 5 धीमंत साथियों की जो ऑब्जर्वेशन आए हुए थे, उनको बहुत कुछ बारीकी से, बहुत डिटेल में जाके हम लोगों को समझाया है और उसको हम समझ भी पाए हैं। और जहाँ तक इंडिविजुअल की बात है, तो जो समस्या है उसको हम अपनी समस्या को पहले क्लियर सही करेंगे कि समस्या का ही निदान, हमारा प्रॉब्लम हमारी क्लियर होनी चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। और कोशिश करेंगे हर हालत में कि अपनी स्ट्रॉन्ग नीड पैदा करें ट्रेनर्स के अंदर और ट्रेनीज के अंदर, और जहाँ भी कैडर देंगे वहाँ पर। और अम्बेडकर बात सरल अध्ययन नहीं है, साहब ने बताया है, बिल्कुल फैक्ट है। अम्बेडकर बात सरल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अम्बेडकर बात का पूर्णतः सीरियसली अध्ययन करेंगे। और बाबूजी ने जो बताया है कि हमको जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको एस्केप करेंगे बिल्कुल जाके, और नई पर्सनालिटी की ओर हम उसे अपने आवरण में उतारेंगे। और यही बातें हम जहाँ भी, जिस भी परिवेश में जो हमारी ड्यूटी बनती है एक ट्रेनर के रूप में, उसको ध्यान में रखते हुए अपने सामने सारे ट्रेनीज को और PBSP में ट्रेनर के रूप में लागू करेंगे। जहाँ तक डिजाइन थिंकिंग का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एम्पैथी, अनुभूति करना किसी अपने सामने वाले के साथ, गरीब के साथ, इस बात का पूरा अवलोकन करते हुए हमें हार्ड एंड इमीडिएट इम्प्लीमेंट करेंगे और गरज, नीड, आवश्यकता अपने अंदर पैदा करेंगे। ये मैं करता हूँ। इसी के साथ जय भीम। थैंक यू निमेश जी। चलिए, हम लोग थोड़े ही लोग हैं, मेरे ख्याल से नार सिंह जी भी जाने की तैयारी में है, तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल सही जगह। जय भीम बाबू जी, थैंक यू। कल की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो चर्चा हुई, और उसी कंटिन्यूटी में आज जो साहब ने रात को हमें निर्देश दिया कि भाई सवेरे ये मीटिंग बुलाओ, क्योंकि कंटिन्यूटी में अभी बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी।
जिस गंभीरता से आपने आदेश दिया उसी गंभीरता से हम लोग तत्काल बिल्कुल समय से एकत्रित हुए और हम लोगों ने अपनी बात को रखा। लेकिन मैं जो समझ पाया हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के में हमारे साथ मूवमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको हम सही तरीके से समझें और उनका समाधान उसी स्तर पर हम निकालने की कोशिश करें और मूवमेंट की एक एक चीज को बारीकी से हम समझें। जब तक हम मूवमेंट के बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक हम रेलेवेंसी, मतलब एक घटना का दूसरी घटना से रेलेवेंसी को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इस घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें व्यवहारिक रूप से इस मूवमेंट को जीने की जरूरत है, इस मूवमेंट को आचरण में उतारने की जरूरत है और इस मूवमेंट को अपने व्यवहार में लेने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं समझ पाया हूं साहब के निर्देश से, इस वक्तव्य से, वो ये समझ पाया हूं कि हम लोगों को जो एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट है और जो थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों को बहुत, इनके एस्पेक्ट को बहुत बारीकी से हमको समझना पड़ेगा। एजुकेशन फिलॉसफी जो 2200-2300 साल से हम लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको हमें समझना पड़ेगा, उसके एस्पेक्ट को भी बहुत समझना पड़ेगा। और आधुनिक जो एजुकेशन है थिंकिंग टूल्स और थिंकिंग एजुकेशन के साथ उसको हमें इंटरकनेक्ट करके उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम मूवमेंट को जिए, मूवमेंट को समझें और अपने व्यवहार में ऐसी चीजें क्रिएट करें डिजाइनिंग थिंकिंग की या रेलेवेंट प्रॉब्लम्स की, चाहे वो हम किसी भी काम को करें, चाहे हम इस समय काम कर रहे हैं लेबर से एस्पेक्ट से रिलेटेड, उसी दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो वो लेबर का हमारे साथ जो व्यवहार है ना वो और हमारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा होगा, तभी हम इसमें, हम अगर जरा भी सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे अपने को या हम मेटेरियल फैक्ट को बताने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम उस हिसाब से गति को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक्शन आइडियोलॉजी में जाने के लिए जरूरी है कि हमें सारे एस्पेक्ट को ध्यान देना और उसी पर काम करना, चाहे वो लेबर के साथ हो, चाहे हमारे मूवमेंट के सहभागियों के साथ हो और चाहे वो अपने साथ हो। और ये अब मामला जो जिस लेवल पर पहुंचा है वो सहभागियों के साथ और लेबर के साथ और अपने साथ नहीं है। आपके सराउंड में जो भी लोग आपके संपर्क में आएंगे हर जगह आपको अब इस मूवमेंट को ध्यान में रखकर ही बात करनी पड़ेगी, उसको रख करके ही जीना पड़ेगा, तभी हम इसको इम्पल्स पावर के साथ मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू नारसिंह जी। सर हम थोड़े ही लोग हैं तो मैं चाहता हूं श्याम सुंदर जी ब्रीफ थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम सभी को साथियों। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ सर, मैं कल बोलना चाहता था पर वो कल टाइम खत्म हो गया था। मैं एक चीज बता रहा था कि अगर हम ये जो नीड क्रिएट करने में हम क्यों कम पड़ रहे हैं, अगर हम पीबीएसपी से जुड़ने वाले हर आदमी को उसकी दिनचर्या में समाज सेवा का 1 घंटा कंपल्सरीली डलवाने की बात करें, हर पीबीएसपी के आदमी को आने के लिए, जब वो हमारी पीबीएसपी ज्वाइन कर रहा है उस समय हम उसको एक अच्छा सा एक लेक्चर 1 घंटे का उसमें पिलाएं और उसमें ये बात उसके जहन में डालने की कोशिश करें कि पीबीएसपी से अगर आपको जुड़ना है तो आप ये अपने जीवन में जिस तरह दाल रोटी खाते हो, नहाना धोना करते हो, सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस करते हो, डेली अपनी लाइफ को रिन्यूअल करते हो, उस रिन्यूअल में एक समाज सेवा का 1 घंटा भी कंपलसरी है। वो भी आपको अपनी लाइफ के जीने की तरह उस समाज सेवा को करना भी वो एक जीने का पार्ट है। अगर आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप उस यूजलेस हैं उस समाज के लिए। आपका समाज में कोई उपयोग नहीं है। आप बेकार, एक बिल्कुल समाज की बेकार वस्तु है।
इसलिए आप अगर समाज के लोगों का भला करना चाहते हो, समाज के साथ जुड़े रहना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि मेरा समाज तरक्की करे, तो उसमें अपनी समाज सेवा को कंपल्सरीली अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाओ। आपको ये कसम खानी है कि मैं जिस तरह रोटी खाता हूं, पानी पीता हूं, जिस तरह मैं अपने दैनिक कार्य करता हूं, मैं अपनी समाज सेवा भी दैनिक कार्यों की तरह करूंगा। और ये जो दैनिक कार्य में तब आप जब समाज सेवा की नीड क्रिएट करेंगे, और उसको ये भी बताना है साथ साथ कि समाज सेवा क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। तुमने अपने आप को तरक्की कर ली, तुमने अपने आप को गाड़ी घोड़ा बंगला सब लेकर के पढ़ लिख करके आप आगे आगे सब कुछ कर लिया, लेकिन वो लोग जिनका हिस्सा आप चाट गए, आप खा गए, वो लोग लाइन में थे लेकिन उनके पास वो योग्यताएं नहीं थी कि वो उन चीजों को भी हत्या लेते। हो सकता है अगर उनके पास योग्यता होती तो तुम्हें हत्याने का मौका नहीं मिलता। तो अब जो लोग पीछे रह गए हैं, उन लोगों को भी आपको आगे लाना है, ये आपके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमें नीड क्रिएट करानी है। और अगर हम इस नीड को क्रिएट कराने में उनमें कामयाब हो गए, तो जो लोग हमारे शौकिया तौर पर हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो जब हमारी सीरियसनेस को, हमारी वेदना को समझेंगे कि ये आदमी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि समाज सेवा करनी ही है, हमें अपने समाज का ख्याल रखना ही है, और ख्याल रखने के लिए उनको जागरूक करना एक हमारी लाइफ की दैनिक जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू श्याम सुंदर जी। साहब नोट कर रहे हैं सारी बातों को, वो बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। तो चौहान साहब आप अनम्यूट कर लें जरा, कल आपकी बात कुछ कम रह गई थी। चौहान साहब अनम्यूट कर लें। यस सर। थैंक यू, प्लीज कम। सर जी, मैं पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सेंटेंस है ना, थिंकिंग स्किल्स लीड टू आवर सेल्फ, वो मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ। कुछ बोलने से पहले सोच रहा हूँ कि सर जरा वो सेंटेंस मुझे आप रिपीट कर देंगे। तो आप डॉक्यूमेंट देखो कि मिलेगा उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सर, मैं बता दूंगा सर आपको। हाँ बता, सर मैं नोट करा दूं। आप अभी बता दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। थिंकिंग स्किल पर जो हमको डॉक्यूमेंट मिला था ना, तो उसमें वो सारी चीज दी हुई है। हाँ वो तो अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी रेडी रख दिखाने है। श्याम सुंदर जी अवेलेबल है क्या, बाद में देंगे? वो कहीं लेने गए हैं उसको, आप शुरू करो तब तक और बात शुरू कर दो। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर जी कल से जो अपना चिंतन और एक इसके ऊपर डिजाइन फॉरवर्ड के हिसाब से जो सोचना और शुरू हुआ है सर, ये बहुत ही हमारे अपने लिए आवश्यक बात थी, क्योंकि जब तक आप आगे चलाइए सर, मैं अभी हाँ सर, हाँ लोगों की नीड है या नहीं, लेकिन हमारी अपनी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि हमारे अपने ट्रेनर की ये नीड थी कि हम आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं है। क्योंकि नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास को निर्माण करना या हमारे ट्रेनर्स निर्माण करना, ये आज की हमारी या ये साल भर के मेहनत की ये पहली, यानी जो शॉर्ट टर्म हमारी जो नीड है, शॉर्ट टर्म की नोट करेंगे सर आप सेंटेंस। हाँ बोल दीजिए सर। हाँ बोल दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे। बोल दिए, बोलिए श्याम सुंदर जी, धीरे धीरे बोलिए। हाँ अमर सिंह जी नोट करेंगे? हाँ कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर नोट कीजिए। बोलिए। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू लीड देमसेल्फ। लीडरशिप बोलिए पहले बोलता हूँ, थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। एक मिनट, थिंकिंग स्किल is the skill of leading yourself, and leadership is the skill of एक मिनट, लीडिंग योरसेल्फ। बोलो धीरे धीरे।
Thinking skill is the skill of leading yourself. Yeah. Leadership is the skill of helping others to lead themselves. Leadership is the skill of Helping others to lead themselves. helping others to lead themselves. हाँ, to lead themselves. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सर. हाँ, इसीलिए मैंने वो दोबारा मतलब फिर बोलना मेरे भाई इसमें सर. था कोई छूटे ना, इसलिए मैंने वो दोबारा एक बार दोबारा बोल रहा हूँ सर, हाँ, हल्का सा. धीरे-धीरे बोलना. हाँ, थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ. हाँ. Leadership is the skill of helping others to lead themselves. यस, ओके, थैंक यू Thank you sir. थैंक यू सर. हाँ, तो यही बात मैंने मतलब कल से मैं जो समझ पाया हूँ सर, यही बात मैं कल से कह रहा हूँ. किसकी नीड थी या नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये हमारी नीड थी. मैं अभी ये वाक्य दोहराने के लिए ऐसा नहीं था कि ये मेरे पास नहीं था, मैं आपको और भी बता रहा हूँ. लेकिन यही जो बात की कमतरता जो हो रही है सर 2 दिन से थी कि हमें जो निर्माण करने हम जा रहे हैं, उस निर्माण करने के लिए जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से जो परिणाम हम देख रहे हैं, उस परिणामों का तो बेटे हाँ जो ये है लेवल है, उस लेवल पे हम नहीं पहुंच पा रहे थे. तो वो लेवल पहुंच पाने के लिए जो साइकोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट है सर, वो भी थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है. मुझे ऐसा लगता है लोगों में जाके अभी लेबर्स में जाके रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतर के उसे अमल में लाने वाली बात है. लेकिन हमारी जो पहली नीड है, जिसके लिए शुरुआत की कि कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास या ट्रेनर्स का निर्माण करना, इस ट्रेनर को निर्माण करते वक्त यहाँ पर जो कमतरताएं या उनका जो माइंडसेट और सिचुएशंस का जो ये हो रहा है, वो हमारे अपने लिए ज्यादा झंझोड़ने वाला है सर. तो इससे बाहर आने के लिए हमें वो जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी नीड की, वो तैयार करने के लिए जो जरूरत है सर, उसमें कहीं मुझे कभी-कभी ऐसा भी ये हो रहा है कि जो लोग अपने हम सब लोग ज्यादा लोग आज ऐसा नहीं है कि वो खास कितने समझ पाए नहीं समझ पाए, वो बात तो अलग है. लेकिन अंबेडकरिज्म को समझकर अंबेडकरिज्म के रास्ते पे अपनाने वालों की संख्या ज्यादा है. वो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए. यस राइट. ये हाँ, वो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो होने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है. वो होने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो कास्ट को समझाने में वो अटके हुए. ये तो बड़ा हर्डल है ही है, ये बड़ा हर्डल है ही है. क्योंकि ये देखने वक्त भी जो हमारे अंदर क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है समाज का, उसका भी एक ये है, उसमें पैटर्न तैयार हो गया है. एक पैटर्न पीढ़ी लिया गया है, दूसरा पैटर्न सोच रहा है, या वो अपने अंदर वहीं भी कहते हैं लड़खड़ा रहा है. तो ये जो लड़खड़ाने वाला वर्ग है, इसको कैसे बाहर निकालने के लिए हमें ये नीड बड़ी जोर से क्रिएट करनी पड़ेगी. और एक इसमें है सर, शायद सभी को थोड़ा सा आपको हमें इसके ऊपर एक अलग, लेकिन ये बात थोड़ी सी खटकने जैसी भी है हमें सबको भी. मैं बहुत मेरा जो ये अनुभव के इस पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आज आपने कल एक लेटर डॉक्यूमेंट्स आया कि नहीं सबके ध्यान में, पता नहीं, एक मराठी पेपर है सर, लोक सत्ता, बाकी तो नहीं जानेंगे लेकिन पीआर सर जानेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं. उसमें एक आ गया है एक बड़ा रिसर्च के, मैंने कल एकेडमिक लेवल पे डोंगरे सर को भी वो पेपर भेजा है कि वो जो
हमारी सिंधु संस्कृति का जो हम बार बार जिक्र करते थे सर, उसका नाम सरस्वती कुछ ऐसा बताने के लिए नए एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया जा रहा है। सुन रहे हैं सर सभी लोग? यस यस हाँ हाँ। तो वो जो एक बड़ा, अभी वो किस लिए किया जा रहा है, उसको दूसरा नाम क्यों दिया जा रहा है, ये बात के ऊपर भी यानी हमें आगे जाने के बजाय हमारे भूतकाल में ज्यादा लेकर उसमें अटकाने की कोशिश हो रही है। थोड़ा टाइम थम जा। हमें भूतकाल में अटकाने की कोशिश की जा रही है, और वो हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो ओरिजिन है, उसी के ऊपर ही हमला करके वो जो अस्तित्व की बात है, जिस अस्तित्व की हम एग्जिस्टेंस की स्ट्राइविंग की बात कर रहे हैं, उसी को भी अभी नष्ट या उसको बदलाव करने के लिए भी ये हो रहा है। क्योंकि ये कल पेपर में एक बहुत बड़े लीडिंग पेपर है, ये महाराष्ट्र का, उसमें ये बात आई है। तो ये सारी चीजें करते वक्त हमारा नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास आज कितना तत्पर है, या उसको हम कितना लाइक माइंडेड करेंगे। हमारे पास क्लास तो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो फ्यूचर में, जैसे कि हर बार अभी अपने प्लेटफॉर्म पे बामसेप की बात आती है, वास्तव ऐसा है, बाबा साहब की फिलॉसफी को जब हम रखते हैं, कल हमारे ही अपने लोग यही बात कह रहे थे, लेकिन उसमें जो द्वेष का जो मासला है, द्वेषपूर्ण बात करने का, वो इतना बड़ा हो गया है कि लोग हर एंगल से हमारे तरफ जब देख, यार ये लोग वही बात करते हैं, हर बार बार द्वेष करके ही इनको क्या मिलने वाला है, दूसरे को गालियां देके ही क्या मिलने वाला है, हर बार दूसरे को यही लोग कल गालियां देते हैं दूसरी बार। तो इस वजह से तो शायद लोग हमारे में वो क्रिएशन नहीं देख रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं ऐसी बात उभर के भी या सामने, यानी उसका जो स्पीड है वो भी यहाँ पर नजर आती है सर। तो इस पे भी हमें थोड़ा सा, जो हमारे अभी ये जो हमारे सारे ट्रेनर्स के जो भी ये हो गए लेक्चर, उसमें ये द्वेष जो है, इस द्वेष को हमें डिजाइन में बदलना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो हमारे हर ट्रेनर्स के वक्तव्य में लिहाज में आना जरूरी होगा सर, या उसकी जो परिभाषा है उसको कहना तो वही बात है हमें, लेकिन वो अलग ढंग से सामने जानी चाहिए, ऐसा लगता सर। थैंक यू। एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, यानी जो बात हम हर बार ये कोई सिंपल सी कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमारे अंदर की जो कमतरता है उसके ऊपर हम ज्यादा, जैसे कि ये कल सेंटेंस अभी बार बार आ रहा है वो दुश्मन क्या दुश्मनी ना करे हमसे, इस लिहाज से हमें ज्यादा जाना पड़े सर। हमें अपने अंदर की जो ये है उसको हम ज्यादा समझ कर आगे लेके जाए, बल्कि उनको ज्यादा दोष देने के बजाय हमारे अंदर की कमतरता है। यही बात डोंगरे सर के लेक्चर से वक्त भी मैंने छेड़ी थी, वही कि हमारे अंदर की जो अभी हमारा जो नेशनल, हम क्योंकि हम नेशनल इंटेलिजेंस क्लास की बात कर रहे हैं, लेमैन की नहीं कर रहे हैं, तब नेशनल इंटेलिजेंस क्लास को ये आज दूसरों को कैसे दोष दे, वो हमारे अंदर क्यों नहीं दोष दे रहा है? Why we are not responsible? जैसे कल जो समझाने वाले नहीं थे उनकी बात अलग है, हम संविधान को या संवैधानिक मूल्यों को समझाने में हमारा लिखा पढ़ा वर्ग तो कम पड़ा ना, हमारा लिखा पढ़ा ही कम पड़ा है। अगर हमारा लिखा पढ़ा, क्योंकि जिसे समझा उसकी जवाबदारी थी समझाने की, तो इस बात को हमें ज्यादा ये करना चाहिए, बल्कि दूसरों को ज्यादा दोष देने के, ऐसा मुझे लग रहा है। राजाराम जी। थैंक यू सर। तो सर हम लोग सब हो गए हैं, मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा था एक ब्रीफ में। बस रखिएगा। तो सर हम लोग सभी कल जब बात रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग काफी निराश हैं नेगेटिविटी में, लेकिन आज जब इस पर पी.आर. अम्बेडकर सर ने जब हमको
मार्गदर्शन किया। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम हर ऐसे मोड़ पर जब भ्रमित होते हैं तो हमको एक सही मार्गदर्शन मिलता है, दिशा मिलती है। तो उन्होंने आज शुरू में ही कहा कि ये जो समस्या है जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, ये इसकी जटिलता और व्यापकता, 2 शब्द उन्होंने यूज किए, मैंने नोट किए हैं कि ये जटिल भी है और ये व्यापक भी है। तो इसको मतलब हमको समझ करके चर्चा करनी चाहिए कि बहुत जल्दी हम ये समझें कि ये क्योंकि ये जो पिछले हम आजादी से ले लेते हैं कि भाई देश आजाद हुआ और ये हुआ और वो हुआ, लेकिन चूंकि देश आजाद हुआ एक अलग बात है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ की जो विक्टिम्स की जो जो लड़ाई है, तो वो काफी पुरानी है, जैसा अभी सर ने बताया, पी.आर. अम्बेडकर सर साहब ने, कि ये पिछले 2200-2300 साल से। तो इसमें ये हुआ है कि इतना ये पुराना हो गया है रोग कि इसमें जो हमारा बहुजन है, बहुजन समाज है, वो इसे एक तरीके से जड़ता का शिकार हो गया है और वो इसे एंजॉय करने लगा है। यानी उसके ब्लड में आ गई है कि कोई चीज ब्लड में आ जाती है, जैसे किसी आदमी को स्मोकिंग की आदत पड़ जाए तो वो उसके ब्लड में होता है, जैसे उसे मौका मिलता है तभी वो स्मोकिंग करने लगता है। मेरा अर्थ ये है इस जड़ता से कि ये हमारे डीएनए में आ गया है, हमारे ब्लड में आ गया है। हम जो है बहुत जल्दी उससे थोड़ी बहुत देर के लिए किसी ने समझाया तो थोड़ी बहुत देर असर रहा, लेकिन बाद में उधर जो मनुवाद है, तो मनुवाद ये 2200-2300 साल में हालांकि डिफरेंट शासन आए, बहुत से तरह तरह के शासन करता आए, तो उन्होंने अपना बहुत टैक्टफुली इसको उनके साथ एडजस्टमेंट करके और अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। यानी वो उस दौर में भी फलते फूलते रहे। तो वो एक ये बात भी हमारे, तो इसीलिए जो जड़ता की और व्यापकता की बात जो कही थी, तो हम लोगों को भी आगे ध्यान में रखना है। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो थिंकिंग है, तो थिंकिंग को हमें जब इस पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो एक नोट कराया गया था कि थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। यस, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, थिंकिंग स्किल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये मतलब हमको ये समझिए इसका बड़ा नुस्खा है थिंकिंग स्किल, क्योंकि बगैर थिंकिंग स्किल के हम न कॉपरेशन में जा पाएंगे, न हम एजुकेशन फिलोसफी को समझ पाएंगे न, और इसीलिए कहा गया है कि ये जो इग्नोरेंस है उसका एंटीनिम है। थिंकिंग स्किल इज द एंटीनिम ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि जो ये हमारे जड़ता है, हमारी जो हमारे डीएनए में है, जो हम जो है थोड़ी बहुत देर के लिए अगर चौकन्ने हुए उसमें आए, चैतन्य में आए, तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो हमें एहसास हो जाता है जब पी.आर. अम्बेडकर सर बताते हैं, लेकिन बाद में हम फिर वहीं बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं। तो ये जो थिंकिंग स्किल इज द एंटीनिम ऑफ इग्नोरेंस, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थिंकिंग है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि थिंकिंग जो है ईगो को सेपरेट करती है काय से, इससे परफॉर्मेंस से। ईगो और परफॉर्मेंस, इसमें दोनों में जो हम डिफरेंस नहीं कर पाते वो अनथिंकिंगनेस के कारण है, या हम जो हमारा जो इमोशन है, तो इमोशन में और लॉजिक में जो हम फर्क नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ थिंकिंग। और ऐसे ही ये जो क्रिएटिविटी की बात, लास्ट में जो क्रिएटिविटी है, जो अभी तक हम क्रिएटिविटी के लिए ही सारा ये ट्रेनर्स और ट्रेनिंग्स की जो बात हो रही है, ट्रेनर्स बिल्डअप करने की और ट्रेनिंग, तो ये क्रिएटिविटी के लिए, तो क्रिएटिविटी इंफॉर्मेशन तक रह गई है खाली। ये चीज भी मतलब हमें थिंकिंग स्किल से ही हम सेपरेट कर पाएंगे कि भाई इंफॉर्मेशन और ये क्रिएटिविटी दोनों में आपको सेपरेशन करना पड़ेगा।
तो इसलिए ये बात मैं ज्यादा डिटेल में ना कह करके, क्योंकि अभी ये बात चौहान साहब ने रेज की और बहुत मैं उनका थैंकफुल हूँ कि हमने जो ये थिंकिंग स्किल हमारे खुद के लिए तो ठीक है, it is the skill to of leading myself. It is for me to lead myself. लेकिन जब हम लीडर बन करके मतलब दूसरों के सामने, ट्रेनर माने लीडर, तो ट्रेनर की फेल्योर है ये। जिस वक्त पीआर अंबेडकर साहब ने मुझे ट्रेन किया था तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं मतलब जितना भी हुआ पॉजिटिविटी की तरफ गया, उससे भागा नहीं था। लेकिन मैंने जब दूसरे लोगों को लीड किया, ट्रेन किया, ट्रेनिंग का काम मुझे सौंपा उन्होंने भरोसा करके, तो हम बहुत कम, मेरे ख्याल से मैं नहीं कह सकता कि कितना हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि कल जो चर्चा हुई उसके मद्देनजर तो मुझे लगता है कि हम 2-4% ही कामयाब हुए। तो ये एक्चुअली हम ट्रेनर्स के कारण हुआ है, क्योंकि हम जो है, जब अभी कहा था कि लीडरशिप इज द स्किल of helping others to lead themselves, to helping others to lead, तो वो अगर हम उनको हेल्प नहीं कर पाए तो इसका कारण ये है कि हमारी ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग देने में कम सर पड़े, फिट नहीं है, हम अनफिट हैं। हम जो है मतलब अपने आप को जाने क्या समझ बैठे हैं। अरे भाई, जब हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनको बदल नहीं पा रहे हैं, हम में से यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, चौहान साहब इसके गवाह हैं कि मैं जब लास्ट ईयर जलगांव में मिला था उनसे, तो मैं उनसे पूछता था, जब स्टॉर्मिंग सेशन होता था तो मैं एक एक सेंटेंस के लिए सोचता था, मेरे ये पता नहीं कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि मेरे पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा था। और मैं चौहान साहब से, चूंकि चौहान साहब थोड़ा पहले से इस सारे उससे वाकिफ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें चौहान साहब मेरे ग्रुप में थे। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि हमको ट्रेन किया था पीआर अंबेडकर सर ने, तो हम जो है जितने भी कामयाब हैं तो ड्यू टू पीआर अंबेडकर सर। और अगर कोई दूसरा कामयाब नहीं हुआ है तो वो ड्यू टू आवर सेल्फ, क्योंकि वी आर द लीडर्स, वी आर द ट्रेनर्स फॉर देम। तो ये चीज भी हमको यहाँ, चूंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को देख रहे हैं, या कोई बात जो है यहाँ, तो काम ही इस ऑपरेशन का यही है, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन स्किल का काम ही यही है कि मतलब हमें बिल्कुल पूरी तरीके से चीज को ओपन करके डिस्कस करना। तो यहाँ मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी ट्रेनर्स हैं, हम एक दो तो यहीं मौजूद हैं, और बाकी जो नहीं है तो उनको भी हम ये कहें कि भाई आप जो है किस हिसाब से लोगों के सामने डिसेमिनेशन करते हो, किस हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन करते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बहुत सारी अंग्रेजी पढ़ दी तो उसी से हमारा काम बन जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। जिसको हम तैयार कर रहे हैं, जिसको हम अपना साथी बनाना चाहते हैं, जिसको हम अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, तो एक तो मेरा ये अनुरोध था, और दूसरा मेरा अनुरोध ये था कि जो परिवर्तनशील है वही सुंदर है। ये बुद्ध का स्लोगन है, जो परिवर्तनशील है वही सुंदर है। तो हमको हर रोज इस प्रोग्राम में, जो पीबीएसपी का, पे बैक टू सोसाइटी का जो प्रोग्राम है, इसमें जितना हम परिवर्तन लाते जाएंगे उतना ही लोगों का अट्रैक्शन रहेगा। इसलिए मैंने ये कल बात कही थी कि हमें जितने हमारी ऑपरेशन स्किल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट्स का हो, एडवोकेट्स के लिए भी हम जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिससे कि एक्शन में आए वो, और एक्शन में आएंगे तो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ जो है खाली बातें नहीं बनाई जाती, यहाँ कुछ काम भी होता है। अभी आपका जैसे एकेडमिया ऑपरेशन है, ये एजुकेशन के किसी प्रोजेक्ट को मतलब इनके लिए दिया जाए, और ये वो खुद नहीं तैयार करेंगे, बल्कि ये काम जो 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 नेशनल जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव्स का बॉडी है,
तो उसमें ये कुछ चीजें प्लान की जाए ताकि एक्शन आइडियोलॉजी जो अम्बेडकरिज्म है वो मतलब लोगों को ये, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ लोग जुड़ते हैं, प्रोजेक्ट के साथ लोग जुड़ते हैं, उसमें बच नहीं सकते। उन्हें उन्हें कुछ भी ना करें लेकिन साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। अब जैसे मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए ये कहूँ कि जब हम लेबर के फॉर्म भरवाने के लिए गए लेबर इश्यूज को, तो पहले हमें सिर्फ जो है ये उन्हें इंट्रोडक्शन देना था कि भाई देखो हम लोग जो है फला 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 है, अपना अपना हमने इंट्रोडक्शन दिया। उनके बेचारों के कपड़े बहुत फटे हुए थे, उनके पैरों में अच्छे जूते भी नहीं थे और बहुत वो इस तलाश में थे कि शायद ये हमें काम देंगे। तो हमने कहा भाई काम का तो टाइम निकल गया, हमारे पास काम तो नहीं है, लेकिन काम की बात करने आपसे आए। तो पहले हमने फर्स्ट राउंड पर सिर्फ उनसे मतलब ये और उनको कह के आए कि भाई आप जो है बताइए हम अगले बार आएंगे तो कब आए, उस दिन आपको ये पेपर लेके आने हैं। तो 2 राउंड कम से कम हम लोगों के बीच में गए, तो हमें अपने आप आदत आ गई कि भाई एक्शन आइडियोलॉजी क्या होती है। आज जो है कल मैं जब यहाँ लेबर कमिश्नर के यहाँ गया तो लेबर कमिश्नर दंग था, क्योंकि 31 मार्च के बाद ये फार्म बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उन पर जो है फीस लगेगी। फिर हमने फ्री वाले फार्म भरवाए 31 मार्च तक, और उनसे हमने कहा कि साहब जो है अब आपके 1-2 दिन बाद ये होली दिवाली आ जाएगी तो हमारे, तो कल युद्ध स्तर पर उसने सारे लोगों को जिनको फार्म दे रखे थे सबकी मतलब कहा कि अभी मेरे सामने करके और मुझे इसकी वो निकाल के दो, ताकि मैं इनको 2 बार उसने चाय पिलाई। और मुझसे ज्यादा फाइट वो कर रहे थे जो जिनको मैं अनाड़ी समझ रहा था, मेरे साथ जो लोग थे। तो ये क्या, ये प्रोजेक्ट के साथ लोगों में एक्शन आता है। प्रोजेक्ट हमको बनाने होंगे, ये पीबीएसपी को बनाने होंगे कि किसके लिए क्या प्रोजेक्ट दिया जाए। तो यही बात मेरी शॉर्ट में मैंने लंबी हो गई, क्योंकि परिवर्तनशील जब तक हम कोई नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तो अच्छा हो कि हमारा जैसे अभी पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का एक लोगो टाइप का ऐसा हो जाए, आगे चल करके शायद जरूर माइंड में रही बात रहे होगी पी.आर. अम्बेडकर साहब के, कि इसका एक लोगो हो जिस लोगो से ही लोगों को लगे कि ये क्या है, पे बैक टू सोसाइटी क्या है, नेशनल है, इंटरनेशनल है या लोकल है या आगरा की है या अलीगढ़ की है खाली। तो ये भी एक अट्रैक्ट मतलब लोगों को एम्फसाइज करती है कि भाई ये वो नहीं है जैसा लोग दूसरे लोग करते हैं। क्या कि इतना यहाँ हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए, हमारे समाज से ज्यादा अच्छा किसी का समाज नहीं है। साहब काशीराम जी भी कहते थे, एक बार मुझसे जब उन्होंने पूछा था और मैंने जब उन समाज के बारे में ऐसे अल्ट बोल दिया था तो मुझे भगा दिया था उन्होंने दिल्ली में, और दिल्ली में भगाया तो मैं बाहर 4 घंटे तक बाहर बैठा रहा सड़क पे। शाम के टाइम में वो निकले और मुझे फिर बुलवा करके कहा कि भाई आपको तो मैंने भगा दिया था। हालांकि मैंने दोनों कान पकड़ करके माफी मांग रहा था, मैं साहब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप गलती तो करें या न करें, लेकिन मैंने आपको भगा दिया था, आप गए क्यों नहीं? तो मैंने कहा साहब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तो कहा नहीं गलती इसलिए है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं साहब मैं करूंगा आप काम। कि नहीं आप जिस समाज को आपको अपना आराध्य मानना चाहिए उसको आप गालियां देते हो, आप उसको बुरा भला बोलते हो, तो आप काम किधर से करोगे, किसके लिए काम करोगे? तो इसलिए हमारे समाज से अच्छा समाज किसी का नहीं है, वो हमको हमेशा फॉलो करता है बेचारा। लेकिन सही बात है कि हम फर्जी लोग, नकली लोग बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। सिर्फ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को मैं अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे संगठनों में काम करता रहा हूं अभी तक, और आपको शायद मालूम भी है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी था। तो सारे ताम झाम को छोड़ करके मैं इसलिए आया कि यही पवित्र काम है। तो हमको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मतलब एक्चुअल काम करना होगा, चाहे एक दिन काम करो, एक महीने में, लेकिन वो मतलब हमारा बिल्कुल आइडेंटिफाइड हो। क्योंकि ये जो थिंकिंग है, तो थिंकिंग हमारे लिए सारे मतलब ताले खोल देगी। अगर हम थिंकिंग स्किल को मतलब इसको अपना, यही हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
कॉपरेशन भी हमारे काम नहीं आया, कॉपरेशन में आ ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये एंटीनेम है ऑफ इग्नोरेंस का, और इग्नोरेंस हमारे ब्लड में आ गई है, हमारे डीएनए में आ गई है, इसीलिए हम सब जगह रास्ता ढूंढ लेते हैं बहानेबाजी का। थैंक यू सर, मैं ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूँ। थैंक यू साथियों, आप लोगों ने एक दूसरे को भी काफी अटेंटिवली सुना, मुझे भी आपने अटेंटिवली सुना। ये मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है कि आप लोगों ने आज मुझे काफी अटेंटिवली सुना और सब लोग अपना अपना अपने आप को देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। यही मूवमेंट की प्रति नई नई पॉसिबिलिटियों को जन्म देता है। जितना ज्यादा हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जितना ज्यादा हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं और अपने आप से दूसरों को भी देखने के ओपीबी भी करते हैं, अपने आप पर पीएमआई करते हैं और दूसरों पर ओपीबी, अपने आप के ऊपर, अपने आप पर पीएमआई करना और अपने आप पर ओपीबी करना, दूसरे लोग हमें किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अपने आप में पीएमआई करना और अपने आप पर ओपीबी करना, ये मूवमेंट में कई गुना पॉसिबिलिटी को जन्म। अब देखिए, मैंने आपको टूल्स क्या बताया, आने वाले समय में आप ये सारे टूल्स को अब अपने आप लागू करना शुरू कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं ये टूल्स को डेली डे टू डे यूज करता हूँ, बिहेवियर लाइफ यूज करता हूँ, कहाँ किस प्रकार का यूज कर लूँ, कहाँ किस प्रकार से। तो साथियों, यहाँ 2-3 बातें और आई आप लोगों की बात जो मैंने बोला उस पर, तो नहीं, उसमें केवल एक बात कहना चाहूंगा, और दैट सेंटेंस यू कैन नोट कि वी मस्ट यूज इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स यूज्ड बाय डिटेक्टिव। रिसर्च विंग का काम यह है कि We must use learn investigative method, learn or practice investigation method used by detective। जो डिटेक्टिव किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज करना है वो हमें करना है, used by क्योंकि शोर शराबा नहीं करता डिटेक्टिव, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स यूज्ड बाय डिटेक्टिव। एक बार प्लीज सर। determine We must use investigated method used by detective। श्याम सुंदर जी, ये आपको हर बार आगे बोलने की आदत है, मीटिंगों में भी, आप ट्रेनिंग में भी इसी प्रकार से। ये बोलने से मुझे कितना डिस्टरबेंस हुआ। सॉरी सर। सॉरी तो आपको बोलने की आदत है हर बार, और अभी कुछ भी चीज है कहीं भी आप बोलते, आप अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंड एक्टिव रखिएगा, जबान को एक्टिव नहीं रखिएगा। आपकी माइंड से ज्यादा जबान एक्टिव हो जाती है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाना होगा। तो ये, क्योंकि मैं अपने साथियों की कमतरताओं को, अच्छाइयों को मैं परखता हूँ और मैं रिपीट भी इसी तरह से करता रहता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप सब मेरे को विजुअल है ना, तो किसके चेहरे से कहाँ किस तरह से मेरे को मालूम है ना। आप सोच रहे हैं आई एम इग्नोरेंट, और आप उसको मतलब पूर्णता कर दे रहे हो। हर जगह ऐसा हो रहा है ना, आपको एक नहीं कई बार हो रहा है। कल भी, अभी भी जब राजा राम जी बोल रहे थे, उस समय भी आप बीच में बोले होंगे, नहीं बोलने की जरूरत है, पूर्णता कर दे। ठीक है, कुछ चीज अच्छा अटक रहा होगा, अटकेंगे ना उनको, लेट देम फेस द चैलेंज। सर इसको और ऐसे इसी नोट प्रकार से आप ट्रेनर्स के क्वेश्चन को सुनने से पहले पूरा आप आंसर देना शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है। ये मेरे को बार बार आपके लिए बोलना पड़ रहा है। आप अच्छे हमारे थिंकर हैं, अच्छे एक्टिविस्ट हैं सर, थोड़ा सा नोट कर लिया हमने ये, वी मस्ट यूज लर्न इन्वेस्टिगेशन मेथड नहीं, यूज्ड नहीं, बाय फिर से- डिटेक्टिव मेथड। फिर से पढ़िएगा, सुनिए। सही नहीं लिखा लर्न सर? एंड प्रैक्टिस, लिखिएगा लर्न एंड प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेटिव मेथड यूज्ड बाय डिटेक्टिव। Learn and practice the investigative method used by detective। हमें जिस तरह से एक डिटेक्टिव
इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज करता है तो हमें उसे सतत लर्निंग और प्रैक्टिस में रहना मेथड। ओके सर। ये हमारा और एक बिहेवियर हमारा रिसर्च का एक कहना चाहिए वृद्ध वाक्य या वृद्ध सेंटेंस रहना चाहिए कि हम इस प्रकार का हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये अगर हम ये स्वभाव अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे तो बहुत कुछ काम होगा। मैं 1 घंटे कम से कम लोगों ने, श्याम सुंदर जी का ये सजेशन काफी अच्छा है कि कम से कम हमारे ट्रेनर 1 घंटे डेली मिशन के लिए देना सीखे। ट्रेनिंग के लिए तो वो 1-1.5 घंटा दे रहा है, इसके अलावा अभी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, वो रोजाना कम से कम 1 घंटे मिशन के लिए देना सोचे, सोचने के लिए, अभ्यास करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए 1 घंटे कम से कम उसने अपने आप का नियम बांध देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो ये बात जो आप लोग में समझ करें, मैं इसे महेंद्र को भी बोलूंगा कि आप बोलते समय इस चीज को भी कहीं दोहरा दें ताकि लोगों तक उनके समझाने से वो मेथड एक व्यवहार में बदल जाए, बात को उस तरह से वो समझा ले जाए। तीसरा है लोगों के बारे में या मैसेज देने का तरीके के बारे में मैं आप लोगों से सजेशन चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी इस पर कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। मैं इस पर कुछ डिसाइड, आप लोग अपनी ओर से अगले मीटिंग तक आप सजेशन देंगे, अपनी प्रैक्टिस करते हुए आपके माइंड में जो आए वो सजेशन देंगे, तो हम उसको अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे और उसको यहाँ मैं आप लोगों के वक्तव्य पर किसी प्रकार के वो आपको नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी गहराई से समझने की कोशिश की है, मुझे भी समझने की कोशिश की है। जो मैंने बातें बताई उनको भी आपने काफी ध्यान रखा है और आप लोग काफी सही ट्रैक पर चल रहे हो, इसलिए मुझे अभी ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने उत्साह की डिग्री का मापदंड खुद बने। आप अपना उत्साह, क्योंकि ये उत्साह ही है। एक बामसेफ का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था 78-80 के बीच में, जो हमें साहब ने बोला, हमारे ट्रेनिंग कैंप में बोला था उन्होंने, वन हु इज enthusiastic he must pay for his enthusiasm। जो व्यक्ति मूवमेंट में उत्साही है उसे ही अपने उत्साह की कीमत चुकाना पड़ेगी। जो उत्साही है मूवमेंट में उसी को ही अपने उत्साह की कीमत चुकाना पड़ेगी, वो दूसरे तीसरे को कंप्लेन नहीं करेगा। ये उत्साह है जो हमारी ताकत है। आज मैं आप लोगों के बीच में इस सारी चीजों को सतत मतलब माइंडफुल रहते हुए आप लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता देखने की कोशिश करता रहता हूँ, अपनी कमजोरियों को भी दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ, आप लोगों से भी कमजोरियां निकालने की कोशिश करता रहता हूँ, आप लोगों से सीखता भी और आप लोगों से सिखाता भी। मैं अपने आप को एब्सोल्यूट या परफेक्ट नहीं मानता हूँ, आप लोगों ने भी अपने आप को एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। वी आर परफेक्टिंग, मैच्योरिंग एंड रिफाइनिंग, नॉट परफेक्ट। तो साथियों, ये लोगों के बारे में आप लोग डिसाइड करोगे। काफी समय हो गया, मैं यहीं पर अपने आप को विराम लेना चाहूंगा। सर 5-7 सेकंड में ये जो 7 चीजें आपने ग्रेजुअलिटी और ये जो लिखाए थे, इसका सर थोड़ा सा अनुभव उसके इसके देखिए अर्थ के साथ। अर्थ के साथ तो आपको बहुत बड़ा है। अच्छा, चलिए। मतलब छोटा नहीं है वो, क्योंकि एक एक शब्द का डिटेल आपको चाहिए, तो उसके लिए तो पूरा 1 दिन का लेक्चर चाहिए। आपको कम से कम 3 घंटे का लेक्चर। तो कोई डॉक्यूमेंट हो सर तो उसमें डाल दीजिएगा। नहीं, ये 7 शब्द लिखकर डाल दीजिएगा सर इसी ग्रुप पे, हल्का हल्का सा उसका, ताकि हम लोग कहीं, आप, क्योंकि हम लोग जो है जब तक मतलब कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको दिक्कत जाएगी सर। think like a उसका नाम लिखिएगा, researcher, think like a UX researcher,
UX रिसर्चर, थिंक लाइक ए UX रिसर्चर। मैं इसका नाम एक्सप्लेन कर देता हूँ। UX रिसर्चर ये बहुत महत्वपूर्ण और एक शॉर्ट किया हुआ एब्रिविएशन शब्द है। U फॉर यूजर, X फॉर एक्सपीरियंस, यूजर्स एक्सपीरियंस, थिंक लाइक ए यूजर्स एक्सपीरियंस। मतलब हम जिसके लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम में कस्टमर को देखते हैं वो लोग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हम जिस समाज के लास्ट पाए पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हाँ, उसको देखते हैं, वो यूजर है। आज हम लेबर लॉ का बेनिफिट उसे देना चाहते हैं तो ही विल बी यूजर। वो यूज नहीं कर पा रहा है, यही तो तकलीफ है उसे, ये यूज नहीं कर पा रहा है, हम उसे यूजर, बेहतरीन यूजर बनाना चाहते हैं तो वो यूजर यूज कर ले जाए। और इसीलिए मैंने आपको डिजाइन थिंकिंग के लिए बोला है। डिजाइन थिंकिंग की मैं मोटी मोटी तौर से 5 बातें, आप जब साइट पर जाते हो तो यूजर की, मैं उसी का एग्जांपल के तौर पे आपको बता के बोलता हूँ। तो आप साइट पर जाते हो तो यूजर के साथ आप मिक्सअप होते हो, बातचीत करते हो, तो उसका माइंड सेट, उसका स्वभाव बहुत बारीकी से सर्वे कीजिएगा और उसको नोट कीजिएगा। और उसने बात बोली थी, इसका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5। उदाहरण के लिए एक गांव में मैं आपको थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम थी। लोगों को दूर तालाब पे पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो तालाब का पानी गंदा भी रहता था, तो उनको पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ, बीमारी भी हो जाती थी। इसलिए प्रशासन ने वहां पर एक टैंक बना, टैंकर रख दिया, 2000, 5000, 10 लीटर का टैंकर रख दिया कि भाई आप यहाँ से पानी ले जाइए और आपको जितना पानी चाहिए उतना ले जाएंगे, तो मैं 10 लीटर पानी मिलेगा। बोला 5 रुपये 10 लीटर पानी मिलेगा। देखिए मैं स्टोरी टेलिंग से आपको क्या चीज समझा, आपने भी स्टोरी टेलिंग से ही बहुत सारी बातें समझाने की आदत डालना चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ कि वहां आदमी तो काम पे चले जाते थे, महिलाएं पानी के लिए जाती थी। तो महिलाएं देखा कि वो टैंकर से पानी नहीं ले रही है, टैंक से, मतलब जो टैंक रखा है उससे पानी नहीं ले रही, वाटर टैंक से, वो तालाब से पानी लेके जा रही। मालूम पड़ा कि वो 10 लीटर का बोझ नहीं उठा सकती। लेडीज होती हैं, 10 लीटर पानी लेके जाना टांके को ठीक नहीं, वजन होता है। प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो उसके लिए तो बिल्कुल हार्मफुल है। दूसरा, 10 लीटर पानी उनको नहीं लगता था, इसलिए उनका 5 रुपए वेस्ट हो जाता था, उसमें 2-3 रुपए। तो वो भी एक मतलब तकलीफ की बात थी उनकी, कि वो उनका जितना पानी 5 रुपए लगता था, 5 रुपए 10 लीटर चाहिए नहीं, तो हम 10 लीटर के लिए हम 5 रुपए क्यों दें? गरीब लोग थे। तो जो इस चीज पर काम करा तो उन्होंने सारी बातों को, फिर पानी का टैंकर जहां उनकी बस्ती थी उसके पास ही उन्होंने रखा। डब्बा था, वो 10 लीटर की जगह 5 लीटर का कर दिया। अभी एक महिलाएं जो जाती थी तब उनका उस तरह से बहुत सारे मॉडिफिकेशन होकर वो पानी की व्यवस्था को यूज कर रहा है। मतलब ये काम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई कि हमने यूजर्स जो पानी का यूज करने वाले थे उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को जानकर फिर हमने रास्ता निकाला कि भाई इस प्रकार से इनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये जब हम साइट पर जाते हैं तो मजदूरों की प्रॉब्लम को एनालिस्टिंग करना चाहिए, मजदूरों की प्रॉब्लम को एनालिस्टिंग करना चाहिए, उनके ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए तो लिखना चाहिए, सोशल एस्पेक्ट को भी प्रॉब्लम को नोट करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी नोट करना चाहिए, कल्चरल एस्पेक्ट को भी नोट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सर्वे हो जाता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बोला था कि जब आप विजिट पर जाओगे, ये नोटिंग करोगे तो ये हमारे लिए, अगर 50 जगह हमारे लेबर रजिस्ट्रेशन होने लगे और 50 जगह के हमारे एक्टिविस्ट अगर वहां से हमको ये फीडबैक देते हैं
तो हमको नेशनल लेवल का इतना बड़ा सर्वे होगा जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं, लेबर क्लास की समस्याओं को समझ सकेंगे और बेहतरीन सजेशन दे सकेंगे। जो सरकार के दिमाग में या बहुत बड़े ऑफिस में बैठ के लोग सजेशन नहीं दे सकते, हम कहीं उससे भी ज्यादा बेहतरीन सजेशन देने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज इन्वेस्टिगेटिव मेथड एज ए डिटेक्टिव आपने यूज करना चाहिए अपने आप को एज ए डिटेक्टिव, ताकि उनकी छोटी छोटी बातें, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव बहुत छोटी छोटी बातें, अरे वहां पे एक ये सुई मिल गई, नई चीज थी केस में, किसी मर्डर के, तो सुई का भी महत्व है। हम उसको इग्नोर कर जाते थे, लेकिन उसका महत्व है। यानी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें बारीक से बारीक चीज का भी ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, उन्हें हमें एनालिसिस करना चाहिए, राइटिंग करना चाहिए। ये कब होगा? जब हम वास्तव में एम्पैथेटिक होंगे, यानी हम उनके साथ सह अनुभूति रखेंगे। सम दुखी, या उसका दुख है, उसका दुख, उसकी भावना है, उसके व्यवहार, उसके अलग अलग प्रकार की रुझान है, हम ध्यान रखेंगे तो हम उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। दूसरा, ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, आप इन्वेस्टिंग करोगे, लिखोगे, तो यू कैन डिफाइन द प्रॉब्लम। आप कुछ लूज आधार पर प्रॉब्लम को फाइनली डिफाइन नहीं कर पाओगे, पर उस आधार पर आपके सामने कुछ डेफिनेशन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आइडिया फॉर्म करो, आइडिया, प्रारंभिक आइडिया। और प्रारंभिक आइडिया फॉर्म करने के बाद एक अंग्रेजी में प्रोटोटाइप होता है, जैसे कि जन्म से पहले बच्चा भ्रूण होता ना, या मिलते तो जब एकदम बच्चा तो नहीं बन जाता, 3 महीने के बाद उसकी हड्डी वगैरह फॉर्म होती है, कुछ अलग अलग अंग फॉर्म होते हैं। उससे पहले वो एक मलिदा जैसा छोटा सा रहता है, उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं। उसके अंदर पूरा विकसित नहीं हो पाया हो, उससे पहले की स्थिति होती है प्रोटोटाइप। तो इसी प्रकार से आपका विचार, जो ये सर्वे करते समय आपका विचार वो प्रोटोटाइप का, फिर कहीं आप उस विचार को टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये बात है, मैं टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद फिर कहीं उसे प्लान प्रोग्राम के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये छोटा सा आपको मैंने डिजाइन थिंकिंग के स्टेप बताया, ये है डिजाइन थिंकिंग के स्टेप। और ये वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर, खासतौर से ईरान करके एक कंपनी थी जो करोड़ का दिवाला निकल गया, लोगों को झूठे अब्जा देके हमारे बहुत प्रॉफिट हो रहा है और बैलेंस शीट बता के बोल देते थे, और बाद में वो कंपनी कर्जे में डूब गई और वो नष्ट हो गई। भारत में भी उसके 2 जगह एटॉमिक प्लांट थे ईरान कंपनी के, 2008 की बात है। तो आपको इन्वेस्टिगेटिव मेथड स्वभाव में रहे, जब आप जो भी काम करने जा रहे हैं वहां पर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव मेथड यूज्ड एज डिटेक्टिव, ये जो वर्ड यूज किया मैंने, ये आप लोगों को स्वभाव में रहना चाहिए। तो ये अभी आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ, यू कैन थिंक अबाउट मी आल्सो, यू कैन थिंक अबाउट अदर्स आल्सो। और लेकिन अगर आप लेबर के ऊपर इस चीज का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 2-4 लेबर से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको अलग अलग जगह से जब ये होगा तो हम इसको समराइज करके कुछ नई रिसर्च सामने लेके आ सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे लोगो के बारे में सोचने के लिए बात करूंगा। एक चीज राजा राम जी आनंद से कहना चाहूंगा कि आप 20-21 तारीख को कमिश्नर के ऑफिस में गए थे, लेटर देकर आए उनको हाथरस की घटना पर। वो लेटर नाहर सिंह जी सभी जगह डिस्प्ले हो जाना चाहिए, और उसमें एक स्पेशल नोट के साथ कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने इस बारे में जो किसी जगह और इनिशिएटिव नहीं लिया है, हमने उस पर इनिशिएटिव लिया है। ये भी हमारी सार्थकता का कारण है। तो वो एक सभी ग्रुप में, सभी ऑपरेशन में वो मैसेज चला जाना। ओके सर। तो आप स्पेशली राजाराम जी उनको वो लेटर फोटो कॉपी उन तक भेज दीजिए, ताकि वो अपने लेवल पर, आप अपने लेवल पर ग्रुप में डालेंगे, उनसे सारे ग्रुप में वो चला जाए। ये आपने एक अच्छा काम किया। नाहर सिंह जी को भेज देता हूँ सर। ठीक है, वो आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए, सारे ऑपरेशन में चला जाए। वो बहुत अच्छा काम हुआ है हमने। इमीडिएटली वो कहीं भी उसकी चर्चा नहीं है ना, उसकी चर्चा होना चाहिए।
है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात बहुत बड़ी बात है, और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी की है हमारे लिए, और हमने नोटिंग ली है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है। सर जी, हाँ, मैंने वो जो एक पेपर का कटिंग आपको भी भेजा है और अनिल मैं डोंगरे पढ़ता सर जी हूँ को भी आपको, भेजा है। वो पढ़ता हूँ मैं आपको। हाँ, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। अच्छा, आप कुछ ब्रीफ करेंगे उसके बारे में? ब्रीफ मतलब वो इसमें ये आया है कि ये लोग जो सिंधु संस्कृति का जो हमारे इतिहास में जो उल्लेख था, जो नाम आता था, उसकी जगह उसको सिंधु संस्कृति बजाय सरस्वती संस्कृति ऐसा कुछ लिखने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए मैं आप लोगों को सभी को बोलना चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, उनके हाथ में सत्ता है और वो आज डोमिनेंट, विदाउट चेक वो डोमिनेशन, किसी प्रकार के चेक एंड बैलेंसेस उनके साथ नहीं। ये लोग अपने साथ कोई भी, जैसे जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं, इक्विलिब्रियम रहता है, इन्होंने किसी प्रकार के चेक बैलेंसेस अपने साथ नहीं रखे। ये जिस तरह से तानाशाह फ्री होता है, किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं करता है, वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इसलिए केवल एजुकेशन फील्ड में ही नहीं, आपको हर पॉलिसी में ये चीजें आपको रिफ्लेक्ट, केवल एजुकेशन पर, कल्चर में और आपको आएंगे, रिलीजन के आधार पर तो बहुत बड़े पाखंड आएंगे, अब पाखंडों का तो भरमार आना शुरू हो गया, बहुत पाखंड इतने बड़े पैमाने पर आएंगे कि आपका किंग तब ममून बोलते ना कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी सी आ रही। तो हमें ये चीज को सजग तो रहना होगा, पर लेकिन हमें अपने समाज को तैयार करने का अपने ढंग से काम करना। समाज को हम तैयार करेंगे वो पढ़ के, जो समस्या हम समझ रहे हैं, हमारा यूजर या हम जिसके लिए जो समाज का लोएस्ट लेवल तक हम पहुंच रहे हैं, उसको समझ पैदा हो जाए, वो मनुवाद को परखना सीख जाए, वो सरस्वती या सिंधु को वो मतलब ये गलत कर रहे हैं, उस तक उसकी बात मान जाए। 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे को बात समझ में आ जाए, इसलिए उस तक थिंकिंग स्किल जानना जरूरी है। जो लेबर है उनको भी हमें वो ब्लॉग वाला है उससे आपको अलग हटकर सोचने की आदत उन्हें भी समझाना चाहिए। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को हम थिंकिंग स्किल के 1-2 नुस्खे उनको अलग हटकर सिखा दें तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आप कह नहीं सक आप सोच नहीं सकोगे अगर उनको आपने ब्लॉग वाला कि हम चौकोनी बॉक्स में फंस जाते, आपने देखा होगा, मैं ब्लॉग का करके वो आप नहीं कर पाते थे, जब उसको हमने रीअरेंजमेंट किया ब्लॉग को तो वो एक नई डिजाइन में फिट आ जाता। तो इस प्रकार का, या गिलास आधा फुल आधा भरा, उसकी जगह आप क्रिएटिव थिंकिंग समझाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल अगर लेबर को नीचे तक समझा दिए जाए तो मोदी को समझने में उनके पास एक कसौटी आ जाएगी कि ये लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं। तब वो हम क्योंकि हम उस पर रिसर्च करके प्रतिकार करेंगे तो आप टारगेट बनोगे। हम चाहेंगे कि वो हमारा ग्रास रूट लेवल का आदमी वो समझने और समझाने वाला बने, वो रिएक्शन करने वाला बने, तब बात बने, क्योंकि बड़े पैमाने पर बातें आने वाली, बहुत बड़े पैमाने पर आने। और ये पेपर ले रहे न्यूज, लेकिन हम उसे अपना इश्यू नहीं बनाए, हम अपने लोगों को समझाने का रास्ता का कारण बनाएंगे, हम अपने लोगों को समझाने का कारण बनाएंगे, हम उसके आधार पर प्रतिवाद नहीं करेंगे। प्रतिवाद करना यानी वो इश्यू हमको दे रहा है, जैसे संविधान की एक कॉपी जला दी, हम संविधान बचाओ आंदोलन शुरू कर देंगे, इस प्रकार से उन्होंने एक इश्यू दिया, हम उस पर पक्षात्मक समाज को कुछ करें, तो हमारा जो समाज को समझाने का कार्यक्रम साइड में पड़ा है, और ये साइड में पड़ा यानी हमारा मूवमेंट कम। इसलिए हम अपने समाज को समझाने की प्रक्रिया करेंगे। वोटिंग करते समय ट्रेनिंग के बीच में है इन बातों को क्लियर करके देंगे, ट्रेनिंग देते समय 1-2 मिनट हम इसके ऊपर दे सकते हैं उसको समझाने के लिए। तो हमारा समझाने की प्रक्रिया में जो जो चीजें आएंगी वो हम समझाएंगे, लेकिन उसके इशू पर हम किसी प्रकार का एजिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एजिटेशन करने के लिए बहुत सारी फोर्सेस हैं, उससे ज्यादा एजिटेशन करते बैठेंगे पर समझाने का काम कोई नहीं करेगा, समाज को समझाने का काम नहीं करेगा। हम समाज को समझा ले जाएंगे तो वो खुद का खुद एजिटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोगों को मैंने क्लियर करना था। बातें बहुत अच्छी हुई, मैं यहीं पर अपने आप को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने काफी सोचा, अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लोजर की तरफ बढ़ेंगे। जिस किसी को प्रश्न करना है साथी को प्रश्न कर सकते हैं।
एनीबॉडी कम फॉरवर्ड? ठीक है, ओके सर, ओवर टू नारसिंह जी। है नहीं? नारसिंह जी नहीं है। अब मेघ सिंह जी आप क्लोज अप कीजिएगा सेशन, आभार प्रदर्शन कीजिए। सहकारियों, है नार सिंह जी, सहकारियों, आज बहुत कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, हम अपना स्वयं का ही परीक्षण करके आगे जाने के जो रिसर्च है उसके ऊपर बहुत सारी खुलकर सभी ने अपने अंदर की ही अपने स्वयं के जो क्षमता है या कमतरता है उसके ऊपर हमने जिस तरह से चर्चा की है, यही चर्चा अगर हम बार बार करते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षमता हमारे अंदर पैदा होगी। और इसके ऊपर धीमन पी.आर. अम्बेडकर सर जी ने जो कुछ डिजाइन फॉरवर्ड थिंकिंग की जो नुस्खे हमें दिए हैं, उन्हीं का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने आप पर, तो हमें बहुत सारे जो रास्ते हैं वो ज्यादा खुलकर सामने आएंगे, वो रास्ते सॉफ्ट हो जाएंगे, उन रास्तों पर चलने की हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और आशा करते हैं कि हम इसी तरह हमारे अपने आप में जो इन्वेस्टिगेटिंग का जो मेथड है उसे बार बार अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही इन्वेस्ट करके यानी हमें अपने आप में निखार आने के लिए वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसी मेथड अपनाना और हमारी जो रूट्स, अब प्रॉब्लम्स के रूट्स वहां तक जाने में मदद करेगी। आप सभी ने अपना वक्त दिया, इसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन, विचार रखे, और सर जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया उनके लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। और यहीं पर ये मीटिंग आज हम आप खत्म करते हैं। एक मिनट, आभार, ये वोट ऑफ थैंक्स। ओके सर। मेघ सिंह जी, जी सर। निवेश जी को क्या हुआ, दोनों का नाम में मैंने सिंह शब्द अमर सिंह को चला गया, अच्छी बात है। निवेश जी 1 मिनट के अंदर, ओनली 1 मिनट। जी सर, आज हमारे धीमन पी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ग्रुप की जो अधूरी बैठक रह गई थी कल, उसे पूरा किया। और इसमें बहुत कुछ छिपे हुए बहुत एलिमेंट्स बताए हैं जिन पे हम तुरंत ही अमल करेंगे और आगे जो कैडर तैयार करेंगे और कैडर्स देने जाएंगे, उनको भी इन सारे पॉइंट्स को बहुत गंभीरता से सीरियसली लेते हुए हम उनके सामने रखेंगे और समाज के लिए और लेमैन के लिए जो आदेश दिए हैं, जो सलाह मशवरा मीटिंग में आए हैं, उन पर उनका भी पूरा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और मीटिंग में और समाज में सब जगह पीबीएसपी की तरह से ही अपना अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। इसी के साथ आज की ये बैठक, ये मीटिंग को समाप्त किया जाता है। सभी को वोट्स ऑफ थैंक्स। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।